नमस्कार। मेरे चैनल में आप सभी का बेहद स्वागत है। आज मैं आप सबके लिए लेकर आई हूँ कथा सम्राट मुंशी प्रेमचंद के बेहद लोकप्रिय उपन्यास सेवा सदन का अगला भाग। पिछले भाग में आपने सुना कि सुमन जब पूरी रात भर घर से बाहर रहती है तो उसका पति गजाधर उसे घर में आते ही सवाल करता है और जानना चाहता है कि वह रात भर कहाँ थी। सुमन उसका जवाब ठीक से नहीं दे पाती है, जिससे गजाधर बेहद नाराज होता है और उससे कहता है कि हम रिश्ते ख़त्म यही कर देंगे अगर आपने सही सही आंसर नहीं दिया तो। अब हम सुनते हैं इस कहानी के आगे। सुमन बेहद ही कातर भाव में कहती है कि वकील साहब के घर को छोड़कर मैं कहीं और नहीं जा सकती हूँ। आप चाहे तो जाकर पूछ सकते हैं। लेकिन गजाधर नहीं मानता है। गजाधर के लांछनयुक्त शब्दों में कहता है कि अच्छा, वकील साहब से तुमने मन लगा लिया है क्या? और फिर अगर ऐसा है तो हम मजूर की परवाह क्यों होने लगी? इस लांछन ने सुमन के हृदय पर कुठाराघात का काम किया। झूठा इल्जाम कभी नहीं सहा जाता। वह सरोष होकर बोली, कैसी बातें मुंह से निकालते हो? हक ना हक एक भले मानस को बदनाम करते हो। मुझे आज देरी हो गई है। मुझे चाहे जो कहो, मारो पीटो, वकील साहब को क्यों बीच में घसीट लाते हो? वह बेचारे तो जब तक मैं घर में रहती हूँ कदम ही नहीं रखते हैं। गजाधर ने कहा, चल छोकरी, मुझे मत चला। ऐसे ऐसे मैंने कितने ही भले आदमियों को देखा है। वह अगर देवता है तो जा उन्हीं के पास रह। यह झोपड़ी तेरे रहने योग्य नहीं है। तेरे हौसले तो बढ़ते ही जा रहे हैं। अब तेरा गुजर यहाँ नहीं हो पाएगा। सुमन देखती थी कि बात बढ़ती जाती है। यदि उसकी बातें किसी तरह से लौट सकती तो वह उन्हें लौटा लेती, किंतु निकला हुआ तीर कहाँ लौटता है। सुमन रोने लगी और बोली, मेरी आंखें फूट जाएं अगर मैंने उनकी तरफ ताका भी हो। मेरी जीभ गिर जाए अगर मैंने उनसे एक भी बात की हो। ज़रा मन बहलाने सुभद्रा के पास चली जाती हूँ। अब मना करते हो तो नहीं जाऊंगी। मन में जब एक बार भ्रम प्रवेश हो जाता है तो उसका निकलना कठिन हो जाता है। गजाधर ने समझा कि सुमन इस समय केवल मेरा क्रोध शांत करने के लिए यह नम्रता दिखा रही है। कठिनतापूर्ण स्वर में बोला, नहीं जाओगी? क्यों नहीं जाओगी? यह ऊंची अटारी सैर को मिलेगी, पकवान खाने को मिलेगा, फूलों की सेज पर सोओगी, नित्य ही रंग रंग की धूप मची रहेगी। व्यंग और क्रोध में आग और तेल का संबंध होता है। व्यंग हृदय को इस प्रकार से विदीर्ण कर देता है जैसे छेनी बर्फ के टुकड़े को। सुमन क्रोध से विहल होकर बोली, अच्छा तो अपनी जबान संभालो, बहुत ही हो चुका। घंटे भर से मुंह में जो आए वह अनाप शनाप बकते चले जा रहे हो। मैं तरह देती जाती हूँ, उसका यही फल है। मुझे कोई उल्टा समझ लिया है तुमने? गजाधर ने कहा, हाँ, मैं तो ऐसा ही समझता हूँ। सुमन, तुम मुझे मिथ्या पाप लगाते हो, ईश्वर तुम्हें समझेंगे। गजाधर, चली जा मेरे घर से राण, कोसती है मुझे। सुमन, हाँ, यूँ कहो कि मुझे रखना नहीं चाहते हो। मेरे सिर पाप क्यों लगाते हो? क्या तुम ही मेरे अन्नदाता हो? जहाँ मजूरी करूँगी वहीं मैं पेट पाल लूँगी। गजाधर, जाती है कि खड़ी गालियाँ ही देती रहेगी? सुमन जैसी सगर्वा स्त्री इस अपमान को सह ना सकी। घर से निकालने की धमकी भयंकर इरादों को पूरा कर देती है। सुमन बोली, अच्छा, लो जाती हूँ। यह कहकर उसने दरवाजे की तरफ एक कदम बढ़ाया, किंतु
अभी उसने जाने का निश्चय नहीं किया था। गजाधर 1 मिनट तक कुछ सोचता रहा, फिर बोला, अपने गहने और कपड़े लेती जा, यहाँ कोई काम नहीं है। इस वाक्य ने टिमटिमाते हुए आशा रूपी दीपक को भी बुझा दिया। सुमन को अब विश्वास हो गया कि यह घर तो उससे छूट गया। रोती हुई बोली, मैं लेकर क्या करूंगी। सुमन ने संदूकची उठा ली और द्वार से निकल आई। अभी तक उसकी आस टूटी नहीं थी। वह समझती थी कि गजाधर अब भी मनाने आवेगा, इसीलिए वह दरवाजे के सामने सड़क पर चुपचाप खड़ी रही। रोते रोते उसका आंचल भी भीग गया था। एकाएक गजाधर ने दोनों किवाड़ जोर से बंद कर दिए। वह मानो सुमन की आशा का ही द्वार था, जो कि सदैव के लिए उसकी ओर से बंद हो गया। अब वह सोचने लगी, कहाँ जाऊं। उसे अब ग्लानि और पश्चाताप के बदले गजाधर पर क्रोध आ रहा था। उसने अपनी समझ में ऐसा कोई काम नहीं किया था जिसका ऐसा कठोर दंड मिलना चाहिए था। उसे घर आने में देर हो गई थी, इसके लिए 2-4 घुड़कियां बहुत थी। वह निर्वासन उसे घोर अन्याय प्रतीत होता था। उसने गजाधर को मनाने के लिए क्या नहीं किया। विनती की, खुशामद की, रोई, किंतु सुमन का अपमान ही नहीं किया, उस पर मिथ्या दोषारोपण भी किया। इस समय यदि गजाधर मनाने भी आता तो सुमन राजी नहीं होती। उसने चलते चलते कहा था, जाओ अब मेह मत दिखाना। यह शब्द उसके कलेजे में चुभ गए थे। मैं ऐसी गई बीती हूँ कि अब वह मेरा मुंह भी देखना नहीं चाहते, तो फिर क्यों उन्हें अपना मुंह दिखाऊं। क्या संसार में सब स्त्रियों के पति होते हैं? क्या अनाथाएं नहीं है? मैं भी अब अनाथा हूँ। वसंत के समीर और ग्रीष्म की लू में कितना अंतर है। एक सुखद और प्राण पोषक, दूसरी अग्निमय और विनाशिनी। प्रेम वसंत समीर है, द्वेष ग्रीष्म की लू है। जिस पुष्प को वसंत समीर महीनों में खिलाती है, उसे लू का एक झोंका जलाकर राख कर देता है। सुमन के घर से थोड़ी दूर पर एक खाली बरामदा था। वहां जाकर उसने संदूकची सिरहाने रखी और लेट गई। 3 बज चुके थे। 2 घंटे उसने यह सोचने में काटे कि अब वह कहाँ जाऊं। उसे सचिकरियों में हिरिया नाम की एक दुष्ट स्त्री थी, वहां आश्रय मिल सकता था, किंतु सुमन उधर नहीं गई। आत्मसम्मान का कुछ अंश अभी बाकी था। अब वह एक प्रकार से स्वच्छंद थी और उन दुष्कामनाओं को पूर्ण कर सकती थी जिसके लिए उसका मन बरसों से ललायित हो रहा था। अब उस सुखमय जीवन के मार्ग में कोई बाधा नहीं थी, लेकिन जिस प्रकार बालक किसी गाय या बकरे को दूर से देखकर प्रसन्न होता है और उसके निकट आते ही भय से अपना मुंह छिपा लेता है, उसी प्रकार सुमन भी अभिलाषाओं के द्वार पर पहुंचकर भी प्रवेश नहीं कर सकी। लज्जा, खेद, घृणा, अपमान ने मिलकर उसके पैरों में बड़ी ऐसी बेड़ियां डाल दी थी। उसने निश्चय किया कि सुभद्रा के घर ही चलूं, वहीं खाना पका दिया करूंगी, सेवा टहल भी कर दूंगी और पड़ी रहूंगी। आगे तो ईश्वर ही मालिक है। उसने संदूकची आंचल में छिपा ली और पंडित पद्मसिंह के घर जा पहुंची। मुवक्किल हाथ मुंह धो रहे थे। कोई आसन बिछाए ध्यान करता था और सोचता था, कहीं मेरे गवाह न बिगड़ जाए। कोई माला फेरता था, मगर उसके दानों ने उन रुपयों का हिसाब लगा रहा था जो आज उस व्यय करने पड़ेंगे। मेहतर रात की पुड़ियां समेट रहा था। सुमन को भीतर जाते हुए कुछ संकोच भी हुआ, लेकिन जीवन कहार को आते देखकर वह शीघ्रता से अंदर चली गई। सुभद्रा ने आश्चर्य से पूछा, घर से इतने सवेरे कैसे चली? सुमन ने कुंठित स्वर से कहा,
घर से निकाल दी गई हूँ। सुभद्रा: अरे लेकिन किस बात पर? सुमन: यही कि रात मुझे यहाँ से जाने में देर हो गई थी। सुभद्रा: इस जरा सी बात का इतना बड़ा बतंगड़? देखो, मैं उन्हें बुलवाती हूँ, बड़े ही विचित्र मनुष्य है। सुमन: नहीं नहीं, उन्हें न बुलाना। मैं तो रोध होकर हार गई, लेकिन उस निर्दयी को तनिक भी दया नहीं आई। मेरा हाथ पकड़कर घर से निकाल दिया। उसे घमंड है कि मैं ही तो इसे पालता हूँ। मैं उसका यह घमंड अब तोड़ दूंगी। सुभद्रा: चलो ऐसी बातें ना करो, मैं उन्हें बुलवाती हूँ। सुमन: मैं अब उसका मुंह नहीं देखना चाहती। सुभद्रा: तो ऐसा क्या बिगाड़ा हो गया है? सुमन: हाँ, अब ऐसा ही है। अब उससे मेरा कोई नाता नहीं है। सुभद्रा ने सोचा, अभी क्रोध में कुछ नहीं सूझेगा, 2-1 रोज में शांत हो जाएगी। बोली, अच्छा मुंह हाथ धो डालो। आंखें तो चढ़ी हुई हैं, मालूम होता है रात भर सोई ही नहीं हो। कुछ देर सो भी लो, फिर तुमसे बातें होंगी। सुमन: आराम से सोना ही लिखा होता तो क्या मैं ऐसे कुपात्र से पाला पड़ता मेरा। अब तो तुम्हारी शरण में आई हूँ, शरण दे दोगी तो रहूंगी, नहीं कहीं मुंह में कालिख लगाकर डूब मरूंगी। मुझे एक कोने में थोड़ी सी जगह दे दो तो वहीं पड़ी रहूंगी। अपने से जो कुछ हो सकेगा तुम्हारी सेवा टहल भी कर दिया करूंगी। जब पंडित जी भीतर आए तो सुभद्रा ने सारी कथा उनसे कही। पंडित जी बड़ी चिंता में पड़ गए। एक अपरिचित स्त्री को उसे पति से पूछे बिना अपने घर में रखना अनुचित मालूम हुआ। निश्चित किया कि चलकर गजाधर को बुलवाऊं और समझाकर उसका क्रोध भी शांत कर दूं। इस स्त्री का यहाँ से चला जाना ही अच्छा है। उन्होंने बाहर आकर तुरंत गजाधर को बुलाने के लिए आदमी भेजा, लेकिन वह तो घर पर ही नहीं मिला। कचहरी से आकर पंडित जी ने फिर गजाधर को बुलवाया, लेकिन फिर से वही हाल हुआ। उधर गजाधर को ज्यों ही मालूम हुआ कि सुमन पद्मसिंह के घर गई है, उसका संदेह तो पूरा हो गया। वह घूम घूम कर शर्मा जी को बदनाम करने लगा। पहले विट्ठल दास के पास चला गया। उन्होंने उसकी कथा को वेद वाक्य समझा। यह देश का सेवक और सामाजिक अत्याचारों का शत्रु, उदारता और अनुदारता का विलक्षण संयोग था। उसके विश्वासी हृदय में सारे जगत के प्रति सहानुभूति थी, किंतु अपने वादी के प्रति तो लेश मात्र भी सहानुभूति नहीं थी। वैमनस्य में अंधविश्वास की चेष्टा होती है। जब से पद्मसिंह ने मुजरे का प्रस्ताव किया था, विट्ठल दास को उनसे द्वेष हो गया था। वे यह समाचार सुनते ही फूले नहीं समाये। शर्मा जी के मित्र और सहयोगियों के पास जा जाकर उसकी सूचना दे आए। लोगों को कहते देखा आपने, मैं कहता था ना कि यह जलसा अवश्य ही रंग लाएगा। एक ब्राह्मणी को उसके घर से निकालकर अपने घर में रख लिया है। बेचारा पति चारों ओर रोता फिरता है। यह है उच्च शिक्षा का आदर्श। मैं तो ब्राह्मणी को उनके यहाँ देखते ही भाप गया था कि दाल में जरूर कुछ काला है, लेकिन यह नहीं समझता था कि अंदर ही अंदर यह खिचड़ी भी पक रही है। आश्चर्य तो यह था कि लोग शर्मा जी के स्वभाव से भली भांति परिचित थे और उन्होंने भी इस बात पर विश्वास कर ही लिया। दूसरे दिन प्रातःकाल जितने किसी काम से बाहर गए, चारों तरफ यही चर्चा सुनाई दी। दुकानदार पूछते थे, क्यों जीतन, नई मालकिन के कैसे रंग ढंग है? जीतन यह आलोचनापूर्ण बातें सुनकर घबराया हुआ घर आया और बोला, भैया, बहूजी ने जो गजाधर की दुल्हन को घर में ठहरा लिया है, इस पर बाजार में बड़ी बदनामी हो रही है। ऐसा मालूम होता है कि यह गजाधर से लड़कर आई है। वकील साहब यह सुनते ही सन्नाटे में आ गए। कचहरी जाने के लिए अचकन पहन रहे थे। एक हाथ आस्तीन में था, दूसरा बाहर।
कपड़े पहनने की भी उन्हें सुध नहीं रही। उन्हें जिस बात का भय था वह हो ही गया। अब उन्हें गजाधर की लापरवाही का मर्म ज्ञात हुआ। मूर्तिवत खड़े सोचते रहे कि अब क्या करूं। इसके सिवा और कौन सा उपाय है कि उसे घर से ही निकाल दूं। उस पर जो बीतनी हो बीते, मेरा इसमें क्या वश है। किसी तरह बदनामी से तो बचूंगा। सुभद्रा पर जी में झुंझलाए। इसे क्या पड़ी थी कि उसे अपने घर में ठहरा लिया। मुझसे तो पूछा तक नहीं। उसे तो घर में बैठे रहना है। दूसरों के सामने आंखें तो मेरी नीची होंगी ना। मगर अगर यहाँ से निकाल दूंगा तो बेचारी जाएगी कहाँ। यहाँ तो उसका कोई ठिकाना भी मालूम नहीं होता है। गजाधर अब उसे शायद ही अपने घर में रखेगा। आज दूसरा दिन है, उसने खबर तक नहीं ली। इससे तो यही विदित होता है कि उसने उसे पूरी तरह से छोड़ने का निश्चय कर लिया है। दिल में मुझे दयाहीन और क्रूर समझेगी, लेकिन बदनामी से बचने का यही एकमात्र उपाय है। इसके सिवा कुछ और तो हो ही नहीं सकता। यह विवेचना करके वह जीतन से बोला, तुमने अब तक मुझसे कुछ कहा क्यों नहीं? जीतन, सरकार, मुझे भी आज ही तो मालूम हुआ है। नहीं तो जान लो भैया, मैं बिना कहे नहीं रहता आपसे। शर्मा जी, अच्छा, तो घर में जाओ और सुमन से कहो कि तुम्हारे यहाँ रहने से उनकी बदनामी हो रही है। जिस तरह बन पड़े आज ही यहाँ से चली जाए। जरा आदमी की तरह बोलना, लाठी मत मारना। खूब समझा कर कहना कि उनका कोई भी वश नहीं है। जीतन बहुत ही प्रसन्न हो गया। उसे सुमन से बड़ी चिढ़ थी, जो नौकरों को उन छोटे मनुष्यों से होती है जो उनके स्वामी के मुँह लगे हो जाते हैं। सुमन की चाल उसे अच्छी नहीं लगती थी। बुढ़े लोग साधारण बनाव श्रृंगार को भी संदेह की दृष्टि से देखते हैं। वह गंवार था, काले को काला कहता था, उजले को उजला। काले को उजला करने का ढंग उसे नहीं आता था। यद्यपि शर्मा जी ने समझा दिया था कि सावधानी से बात करना, किंतु उसने जाते ही सुमन का नाम लेकर जोर से पुकारा। सुमन शर्मा जी के लिए पान लगा रही थी। जीतन की आवाज सुनकर चौंक पड़ी और कातर नेत्रों से उसकी ओर ताकने लगी। जीतन ने कहा, ताकती क्या हो? वकील साहब का हुक्म है कि आज ही यहाँ से चली जाओ। सारे देश भर में बदनामी करा दिया तुमने। तुमको लाज नहीं है? उनको तो नाम की लाज है। बाड़ा आप आ गए, 4 हाथ की पगैया भी लेते गए। सुभद्रा के कान में भनक पड़ी। जाकर बोली, क्या है जीतन, क्या कह रहे हो? जीतन, कुछ नहीं, सरकार का हुक्म है कि यह अभी यहाँ से चली जाए, क्योंकि देश भर में बदनामी हो रही है। सुभद्रा, तुम जाकर जरा उन्हीं को यहाँ भेज दो तो। सुमन की आंखों से आंसू निकल आए थे। खड़ी होकर बोली, नहीं बहू जी, उन्हें क्यों बुलाती हो? कोई किसी के घर में जबरदस्ती थोड़े ही रहता है। मैं अभी चली जाती हूँ। अब इस चौखट के भीतर फिर से पाँव नहीं रखूंगी। विपत्ति में हमारी मनोवृत्तियां बड़ी प्रबल हो जाती हैं। उस समय बेमुरावती घोर अन्याय प्रतीत होती है और सहानुभूति असीम कृपा। सुमन को शर्मा जी से ऐसी आशा नहीं थी। उस स्वाधीनता के साथ जो आपत्ति काल में हृदय पर अधिकार पा जाती है, उसने शर्मा जी को दुरात्मा, भीरू, दया शून्य और नीच ठहराया। तुम आज अब अपनी बदनामी को डरते हो? तुमको इज्जत बड़ी प्यारी है। अभी कल तक एक वेश्या के साथ बैठे हुए फूले नहीं समाते थे, उसके पैरों तले आग बिछाते थे, तब इज्जत नहीं जाती थी तुम्हारी। आज तुम्हारी इज्जत में बड़ा बट्टा लग गया है। उसने सावधानी से संदूकची उठा ली और सुभद्रा को प्रणाम करके घर से चली गई। दरवाजे पर आकर सुमन सोचने लगी कि अब कहाँ जाऊं। गजाधर की निर्दयता से भी उसे उतना दुख नहीं हुआ था जितना इस समय हो रहा था। उसे अब मालूम हुआ कि मैंने अपने घर से निकलकर बड़ी भूल कर दी। मैं सुभद्रा के बल पर ही कूद रही थी। मैं इन पंडित जी को कितना भला आदमी समझती थी, पर अब मुझे मालूम हुआ कि ये अभी रंगे हुए ही सियार हैं। अपने घर के सिवा अब मेरा कोई भी ठिकाना नहीं है।
मुझे दूसरों की चिरौरी करने की ज़रूरत ही क्या? क्या मेरा कोई घर नहीं था? क्या मैं इनके घर जन्म से काटने आई थी? 2-4 दिन में जब उनका क्रोध शांत हो जाता, आप चली जाती। हे नारायण, क्रोध में बुद्धि कैसी भ्रष्ट हो जाती है। मुझे इनके घर को भूल कर भी नहीं आना चाहिए था। मैंने अपने पाँव में आप ही कुल्हाड़ी मार ली। वह अपने मन ही मन में जाने क्या समझते होंगे। यह सोचते हुए सुमन आगे चली, पर थोड़ी दूर चलकर उसके विचारों ने फिर पलटा खाया। मैं कहाँ जा रही हूँ? वह कदापि मुझे घर में नहीं घुसने देंगे। मैंने कितनी विनती की, पर उन्होंने एक नहीं सुनी। जब केवल रात को कई घंटे की देर हो जाने के कारण ही उन्होंने ऐसा किया, तो वह तो अब मुझे दूर से ही धुतकार देंगे। यह धुतकार मैं क्यों सहूं? मुझे कहीं रहने का स्थान चाहिए। खाने भर को किसी न किसी तरह तो कमा ही लूंगी। कपड़े भी सियूंगी तो खाने भर को मुझे मिल जाएगा। फिर किसी की धौंस नहीं सहूंगी। वो क्यों सहूं? इनके यहाँ मुझे कौन सा सुख था? व्यर्थ में एक बेड़ी पैरों में पड़ी हुई थी, और लोक लाज से मुझे वह रख भी लें तो उठते बैठते ताने ही दिया करेंगे। बस चलकर एक मकान ठीक कर लेती हूँ। भोली क्या मेरे साथ इतना भी सलूक नहीं करेगी? वह मुझे अपने घर बार बार बुलाती थी, क्या इतनी भी दया नहीं करेगी? अमोला चली जाऊं तो कैसा हो? लेकिन वहां पर कौन बैठा हुआ है? अम्मा मर गई, शांता है, उसी का निर्वाह होना कठिन है। मुझे कौन ही पूछने वाला है? मामी जी ने तो गंगा तो कहीं नहीं गई है। यह निश्चय करके सुमन भोली के घर चली। इधर उधर ताकती थी कि कहीं गजाधर न आता हो। भोली के द्वार पर पहुंचकर सुमन ने सोचा, इसके यहाँ क्यों जाऊं? किसी पड़ोसिन के घर जाने से काम नहीं चलेगा क्या? इतने में भोली ने उसे देखा और इशारे से ऊपर बुला लिया। सुमन ऊपर गई। भोली का कमरा देखकर सुमन की तो आंखें ही खुल गई। एक बार वह पहले भी आई थी, लेकिन नीचे के आंगन से ही लौट गई थी। कमरा फर्श मसनद चित्रों और शीशों के सामानों से सजा हुआ था। एक छोटी सी चौकी पर चांदी का पानदान भी रखा हुआ था। दूसरी चौकी पर चांदी की तस्तरी और चांदी का ही एक गिलास रखा हुआ था। सुमन यह सामान देखकर दंग रह गई थी। भोली ने पूछा, आज ये संदूक चिली इधर कहाँ से आ रही थी? सुमन, यह राम कहानी मैं फिर कहूंगी। इस समय तुम मेरे ऊपर कृपा करो कि मेरे लिए कहीं अलग से एक छोटा सा मकान ठीक कर दो, तो मैं उसी में रहना चाहती हूँ। भोली ने विस्मित होकर कहा, यह क्यों? क्या शौहर से लड़ाई हो गई है? सुमन, नहीं, लड़ाई की क्या बात है, अपना जी ही तो होए। भोली, जरा मेरे सामने तो तुम एक बार ताको। हाँ, चेहरा साफ कह रहा है। क्या बात हुई? सुमन, सच कहती हूँ, बात तो कोई नहीं है। अगर अपने रहने से किसी को कोई तकलीफ हो तो फिर हम क्यों रहें? भोली, अरे तुम मुझसे साफ साफ कहती क्यों नहीं? किस बात पर बिगड़े हैं? सुमन, बिगड़ने की कोई बात नहीं है। जब बिगड़ ही गए तो क्या रह गया? भोली, तुम लाख छिपाओ, मैं ताड़ गई सुमन। बुरा न मानो तो कह दूं, मैं जानती थी कि ना कभी तुमसे खटकेगी जरूर। एक गाड़ी में कहीं अरबी घोड़ी और कहीं लद्दू टट्टू जुट सकते हैं क्या? तुम्हें तो किसी बड़े घर की रानी बनना चाहिए था। मानो तुम्हारा पैर धोने लायक भी नहीं था। तुम ही को यूं निभाह रही हो। दूसरी होती तो मियाँ पर लात मारकर कब की चली गई होती। अगर अल्लाह ताला ने तुम्हारी शक्ल सूरत मुझे दी होती तो मैंने अब तक सोने की दीवारें खड़ी कर ली होती। मगर मालूम नहीं तुम्हारी तबीयत कैसी है। तुमने शायद अच्छी तालीम नहीं पाई। सुमन, मैं 2 साल तक एक ईसाई लेडी से पढ़ चुकी हूँ। भोली, 2-3 साल की और कसर रह गई। इतने दिन और पढ़ लेती
तो फिर ये ताक न लगी रहती। मालूम हो जाता कि हमारी ज़िंदगी का क्या मकसद है, हमें ज़िंदगी का लुत्फ़ कैसे उठाना चाहिए। हम कोई भेड़ बकरी तो नहीं ना कि माँ बाप जिसके गले मर दें उसी की होकर रह जाए। अगर अल्लाह को मंजूर होता कि तुम मुसीबतें झेलो तो तुम्हें परियों सी सूरत क्यों देता। यह बेहुदा रिवाज यहीं के लोगों में है कि औरत को इतना जलील समझते हैं। नहीं तो और सब मुल्कों की औरतें तो आज़ाद हैं, अपनी पसंद से शादी करती हैं और उससे रास नहीं आता तो तलाक भी दे देती हैं। लेकिन हम सब तो वही पुरानी की लकीर पीटे जा रहे हैं। सुमन कुछ सोचकर कहती है, क्या करूं बहन, लोक लाज का डर है, नहीं तो आराम से रहना किसे अच्छा मालूम नहीं होता। बोली, यह सब उसी जिहालत का नतीजा है। मेरे माँ बाप ने मुझे भी एक बूढ़े मियाँ के गले बांध दिया था। उसके यहाँ दौलत थी और सब तरह का आराम था, लेकिन उसकी सूरत से मुझे नफरत थी। मैंने तो किसी तरह से 6 महीने काटे, आखिर निकल खड़ी हुई। जिंदगी जैसी नियामत रो रो कर काटने के लिए तो नहीं दी गई है। जिंदगी का कुछ मज़ा ही ना मिला तो उससे फ़ायदा ही क्या हुआ। पहले मुझे भी डर लगता था कि बड़ी बदनामी होगी, लोग मुझे जलील समझेंगे, लेकिन घर से निकलने की देरी थी। फिर तो मेरा वह रंग जमा कि अच्छे अच्छे खुशामदे करने लगे। गाना मैंने घर पर ही सीखा था, कुछ और भी सीख लिया। बस सारे शहर में धूम मच गई। आज यहाँ कौन रईस, कौन महाजन, कौन मौलवी, कौन पंडित है ऐसा है जो मेरे तलवे सहलाने मेरी इज्जत ना समझे। मंदिरों में, ठाकुर द्वारों में मेरे मुजरे होते हैं, लोग मिन्नतें कर कर के लेके जाते हैं। इसे मैं अपनी बेइज्जती भला कैसे समझूं। अभी एक आदमी भेज दूं तो तुम्हारे कृष्ण मंदिर के महंत जी दौड़े चले आवेंगे। अगर कोई इसे बेइज्जती समझे तो समझा करे। सुमन, भला यह गाना कितने दिन में आ जाएगा। भोली, तुम्हें 6 महीने में ही आ जाएगा। यह गाने को कौन पूछता है। ध्रुपद और तिल्लाने की जरूरत ही नहीं, बस चली हुई गजलों की धूम है। 2-4 ठुमरियाँ और कुछ थिएटर के गाने आ जाएं बस, फिर तुम ही तुम हो। यहाँ तो अच्छी सूरत और मज़ेदार बातें चाहिए, सो खुदा ने ये दोनों बातें तुम में कूट कूट कर भर दी हैं। मैं तो कसम खाकर कहती हूँ सुमन, तुम एक बार इस लोहे की जंजीर को तोड़ दो तो फिर देखो लोग कैसे दीवानों की तरह दौड़ते हैं। सुमन ने चिंतित भाव से कहा, यही तो बुरा मालूम होता है कि। भोली, हाँ हाँ कहो ना, यही कहना चाहती हो ना कि ऐरे गैरे सबसे बेशर्मी करनी पड़ती है। शुरू शुरू में मुझे भी यही झिझक होती थी, मगर बात को मालूम हुआ कि यह ख्याल ही ख्याल है। यहाँ ऐरे गैरे आके आने की हिम्मत ही नहीं होती। यहाँ तो सिर्फ रईस लोग आते हैं, बस उन्हें फंसाए रखना चाहिए। अगर शरीफ है तब तो तबीयत आप ही आप उससे मिल जाती है और बेशर्मी का ध्यान भी नहीं होता। लेकिन अगर उससे अपनी तबीयत ना मिले तो उसे बातों में लगाए रहो। जहाँ तक उसे नोचते खसोटते बने, नोचो और खसोटो। आखिर को वो परेशान होकर खुद ही चला जाएगा। उसके दूसरे भाई और आकर फंस जाएंगे। फिर पहले पहल तो झिझक होती ही है, क्या शौहर से नहीं होती थी। जिस तरह धीरे धीरे उससे साथ सारी झिझक दूर हो जाती है, उसी तरह यहाँ भी होता है। सुमन ने मुस्कुराकर कहा, तुम मेरे लिए एक मकान ठीक कर दो। भोली ने ताड़ लिया कि मछली चारा कुतरने लगी, अब शिस्त को खड़ा करने की जरूरत है। बोली, तुम्हारे लिए यही घर हाजिर है, आराम से रहो। सुमन, तुम्हारे साथ नहीं रहूंगी। भोली, बदनाम हो जाओगी। क्यों। सुमन ने झेप कर कहा, नहीं यह बात तो नहीं है। भोली, तो क्या खानदान की नाक कट जाएगी। सुमन, तुम तो मेरी हंसी उड़ाती हो। भोली, फिर क्या, पंडित गजाधर प्रसाद पांडे जी नाराज हो जाएंगे। सुमन, अब मैं तुमसे क्या ही कहूँ। सुमन के पास यद्यपि भोली को जवाब देने के लिए कोई दलील नहीं थी,
भोली ने उसकी शंकाओं का मजाक उड़ाकर उन्हें पहले से ही निर्बल कर दिया था। यद्यपि अधर्म और दुराचार से मनुष्य को जो स्वाभाविक घृणा होती है, वह उसके हृदय को डामाडोल कर रही थी। वह इस समय अपने भावों को शब्दों में नहीं कह सकती थी। उसकी दशा उस मनुष्य की सी थी जो किसी बाग में पके फल को देखकर ललचाता है, पर माली के न रहते हुए भी उन्हें तोड़ नहीं सकता है। इतने में ही भोली ने कहा, तो कितने किराए तक का मकान चाहती हो? मैं अभी अपने मामा को बुलाकर ताकीद कर दूं। सुमन, यही 2-3 रुपये। भोली, और तुम करोगी क्या? सुमन, अरे मैं सिलाई का काम कर सकती हूँ। भोली, और अकेली ही रहोगी? सुमन, हाँ, और कौन है तुम बताओ। भोली, कैसी बच्चों की सी बातें कर रही हो? अरे पगली, आंखों से देखकर अंधी बनती है। भला अकेले घर में एक दिन भी तेरा निभाह होगा? दिन दहाड़े ही आबरू लुट जाएगी। इससे तो 1000 दर्जे यही अच्छा है कि तुम अपने शौहर ही के पास चली जाओ। सुमन कहती है, जो उसकी उसकी तो सूरत देखने को ही मेरा जी नहीं चाहता। अब तुमसे मैं क्या छुपाऊं? अभी परसों वकील साहब के यहाँ तुम्हारा मुर्चरा हुआ था ना। उनकी स्त्री मुझसे प्रेम रखती है। उन्होंने मुझे मुजरा देखने को बुलाया और 12-1 बजे तक मुझे आने ही नहीं दिया। जब तुम्हारा गाना खत्म हो चुका तब मैं घर आई। बस इतनी सी बात पर वह इतने बिगड़े कि जो मुंह में आया बकते रहे। यहाँ तक कि वकील साहब से भी पाप लगा दिया। कहने लगे, चली जा, अब सूरत ना दिखाना। बहन, मैं तो ईश्वर को बीज देकर कहती हूँ, मैंने उन्हें मनाने का बड़ा ही यत्न किया। रोई, पैर पड़ी, पर उन्होंने घर से निकाल ही दिया। अपने घर में कोई नहीं रखता तो क्या जबरदस्ती है। वकील साहब के घर गई कि 10-5 दिन रह लूंगी, फिर जैसा होगा देखा जाएगा। पर इस निर्दयी ने वकील साहब को बदनाम कर डाला। उन्होंने मुझे कहला भेजा कि यहाँ से चली जाओ। बहन, और सब दुख था, पर यह संतोष तो था कि नारायण इज्जत से निभाए जाते हैं। पर कलंक की कालिख मुंह में लग गई। अब चाहे सिर पर जो कुछ पड़े, मगर उस घर में तो नहीं जाऊंगी। यह कहते कहते सुमन की आंखें भर आई। भोली ने दिलासा देकर कहा, अच्छा, पहले हाथ मुंह धो डालो, कुछ नाश्ता तो लो, फिर सलाह होती है। मालूम होता है तुम्हें रात भर नींद भी नहीं आए। सुमन, यहाँ पानी मिल जाएगा क्या? भोली ने मुस्कुरा कर कहा, सब इंतजाम हो जाएगा। मेरा घर हिंदू है। यहाँ कितने ही हिंदू आया करते हैं। उनके लिए एक हिंदू का हार रख लिया है। भोली की बूढ़ी मामी सुमन को गुसल खाने में ले गई। वहां उसने साबुन से स्नान किया। तब मामी ने उसके बाल गूंथे। एक नई रेशमी साड़ी पहनने के लिए लाई गई। सुमन जब ऊपर आई और भोली ने उसे देखा तो मुस्कुरा कर बोली, जरा जाकर आईने में अपना मुंह देख ले। सुमन शीशे के सामने गई। उसे मालूम हुआ कि सौंदर्य की मूर्ति सामने खड़ी है। सुमन अपने को कभी इतना सुंदर न समझती थी। लज्जा युक्त अभिमान से मुखकमल खिल उठा और आंखों में नशा सा छा गया। वह एक कोच पर लेट गई। भोली ने अपनी मामी से कहा, क्यों जहूरन, अब तो सेठ जी आ जाएंगे पंजे में। जहूरन बोली, तलवे सहलाएंगे तलवे। थोड़ी देर में कहार मिठाइयाँ लाया। सुमन ने जलपान किया, पान खाया और फिर से आईने के सामने खड़ी हो गई। उसने अपने मन में कहा, यह सुख छोड़कर उस अंधेरी कोठरी में मैं क्यों रहूं? भोली ने पूछा, गजाधर शायद मुझसे तुम्हारे बारे में कुछ पूछे तो क्या कह दूंगी? सुमन ने कहा, कहला देना कि यहाँ नहीं है। भोली का मनोरथ पूरा हो गया। उसे निश्चय हो गया कि सेठ बलभद्र दास, जो अब तक मुझसे कन्ने काटते फिरते थे, इस लावण्यमय सुंदरी पर भ्रमर की भांति मंडराएंगे। सुमन की दशा उस लोभी डॉक्टर की सी थी जो अपने किसी रोगी मित्र को देखने जाता है और फीस के रुपये अपने हाथों से नहीं लेता। संकोचवश कहता है, इसकी क्या जरूरत है? लेकिन जब रुपये उसकी जेब में डाल दिए जाते हैं तो हर्ष से मुस्कुराता हुआ घर की राह को ले लेता है।
पद्म सिंह के एक बड़े भाई मदन सिंह थे। वह घर का कामकाज देखते थे। थोड़ी सी जमींदारी भी थी। कुछ लेन देन करते थे। उनके एक ही लड़का था जिसका नाम सदन सिंह था। स्त्री का नाम भामा था। माँ बाप का इकलौता लड़का बड़ा ही भाग्यशाली होता है। उसे मीठे पदार्थ खूब खाने को मिलते हैं, किंतु कड़वी ताड़ना कभी नहीं मिलती। सदन बाल्यकाल में ढीठ, हठी और लड़ाकू था। वयस्क होने पर वह आलसी, क्रोधी और बड़ा ही उद्दंड हो गया। माँ बाप को यह सब मंजूर था। वह चाहे कितना ही बिगड़ जाए, पर आंख के सामने से ना टले। उससे एक दिन का भी बिछो वह नहीं सह सकते थे। पद्म सिंह ने कितनी बार अनुरोध किया कि इसे मेरे साथ जाने दीजिए, मैं इसका नाम अंग्रेजी मदरसे में लिखवा दूंगा, किंतु माँ बाप ने कभी स्वीकार ही नहीं किया। सदन ने अपने कस्बे ही के मदरसे में उर्दू और हिंदी पढ़ी थी। भामा के विचार में उसे इससे अधिक विद्या की जरूरत ही नहीं थी। घर में खाने को बहुत है, वन वन पत्ती कौन तोड़वाएगा? बला से ना पढ़ेगा, आंखों से तो हम देखते रहेंगे। सदन अपने चाचा के साथ जाने के लिए बहुत ही उत्सुक रहता था। उनके साबुन, तौलिए, जूते, स्लीपर, घड़ी और कॉलर को देखकर उसका जी बहुत लहराता। घर में सब कुछ था, पर यह फैशन की सामग्रियां कहाँ थी? उसका जी चाहता मैं भी चचा की तरह कपड़ों से सुसज्जित होकर टमटम पर हवा खाने निकलूं। वह अपने चचा का बड़ा सम्मान करता था। उनकी कोई बात न टालता। माँ बाप की बातों को तो कान पर भी न धरता। प्राय सम्मुख ही विवाद करता, लेकिन चाचा के सामने वह सराफत का पुतला बन जाता था। उनके ठाट बाट ने उसे वशीभूत कर लिया था। पद्म सिंह घर आते तो सदन के लिए अच्छे अच्छे कपड़े और जूते लाते। सदन इन चीजों पर लहालोट हो जाता था। होली के दिन पद्म सिंह अवश्य घर आया करते। अब की भी एक सप्ताह पहले उनका पत्र आया था कि हम आएंगे। सदन रेशमी अचकन और वार्निशदार जूते के स्वप्न देख रहा था। होली के एक दिन पहले मदन सिंह ने स्टेशन पर पालकी भेजी, प्रातःकाल भी और संध्या भी। दूसरे दिन भी दोनों जून सवारी गई, लेकिन वहां तो भोली बाई के मुजरे की ठहर चुकी थी। घर कौन आता? यह पहली होली थी कि पद्म सिंह घर नहीं आए थे। भामा ने रोने की ठानी। वह रोने लगी। सदन ने नैराश्य की कोई सीमा ही न थी। न कपड़े न लत्ते, होली भला कैसे खेले? मदन सिंह भी मन मारे बैठे थे। एक उदासी सी छाई हुई थी। गांव की रमणियां होली खेलने आई। भामा को उदास देखकर तसल्ली देने लगी। बहन, पराया कभी अपना नहीं होता। वहां दोनों जने शहर की बाहर देखते होंगे, गांव में क्या करने आते? गाना बजाना हुआ, पर भामा का मन नहीं लगा। मदन सिंह होली के दिन खूब भांग पिया करते थे। आज भांग छुई तक नहीं। सदन सारे दिन नंगे बदन मुंह लटकाए बैठा था। संध्या को जाकर माँ से बोला, मैं चाचा के पास जाऊंगा। भामा, वहां तेरा कौन बैठा हुआ है? सदन, क्यों, चाचा नहीं है क्या? भामा, अब वह चाचा नहीं है, वहां कोई तुम्हारी बात भी नहीं पूछेगा। समन, मैं तो जाऊंगा, मतलब जाऊंगा। भामा, एक बार कह दिया ना, मुझे दिक मत करो। वहां जाने को मैं ना कहूंगी। ज्यों ज्यों भामा मना करती थी, सदन जिद पकड़ता रहता था। अंत में वह झुंझलाकर वहां से उठ गई। सदन भी बाहर चला आया। जिद के सामने की चोट नहीं सह सकती, उस पर अगली बार करना चाहिए था। सदन ने मन में निश्चय किया कि चाचा के पास भाग चलना ही चाहिए। न जाऊं तो ये लोग कौन मुझे रेशमी अचकन बनवा देंगे। बहुत ही प्रसन्न होंगे तो एक नैनसुख का कुर्ता सिलवा देंगे। एक मोहन माला बनवाई है तो जानते होंगे जग जीत लिया है। एक जोशन बनवाया है तो सारे गांव में दिखाते फिरते हैं। मानो अब मैं जोशन पहनकर बैठूंगा। मैं तो जाऊंगा, देखो मुझे कौन रोकता है। यह निश्चय करके वह अवसर ढूंढने लगा। रात को जब सब सो गए तो चुपके से उठकर
वह निकल खड़ा हुआ। स्टेशन वहां से 3 मील के लगभग था। चौथ का चांद डूब चुका था। अंधेरा भी छाया हुआ था। गांव के निकास पर बांस की एक कोठी थी। सदन वहां पहुंचा तो कुछ चूं चूं की आवाजें सुनाई दी। उसका तो कलीजा ही सन्ना रह गया। लेकिन शीघ्र ही उसे मालूम हो गया कि बांस आपस में रगड़ खा रहे हैं। जरा और आगे एक आम का बड़ा सा पेड़ था। बहुत दिन हुए इस पर से कुर्मी का लड़का गिरकर मर गया था। सदन यहाँ पहुंचा तो उसे शंका हुई कि जैसे कोई खड़ा है। उसके तो रोंगटे खड़े हो गए। सिर में चक्कर सा आने लगा। लेकिन मन को संभाल कर जरा ध्यान से देखा तो कुछ नहीं था। लपक कर आगे बढ़ा। गांव से बाहर निकल गया। गांव से 2 मील पर पीपल का एक वृक्ष था। यह जनश्रुति थी कि यहाँ पर तो भूतों का ही अड्डा है। सब के सब उसी वृक्ष पर रहते हैं। एक कमली वाला भूत उनका सरदार भी है। वह मुसाफिरों के सामने काली कमली ओढ़े खड़ाऊ पहने आता है और हाथ फैलाकर कुछ मांगता है। मुसाफिर ज्यों ही देने के लिए हाथ बढ़ाता है वह तो अदृश्य हो जाता है। मालूम नहीं इस क्रीड़ा से उसे क्या प्रयोजन था, क्या आनंद मिलता था। रात को कोई मनुष्य उस रास्ते से अकेले नहीं आता और जो कोई साहस करके चला जाता वह कोई ना कोई अलौकिक बातें अवश्य ही देखता था। कोई कहता गाना हो रहा था, कोई कहता पंचायत बैठी हुई थी। सदन को अब यही एक शंका और थी। एक हियाब बर्फ के समान पिघलता जाता था। जब एक फल्लांग ही शेष रह गया तो उसके पग न उठे। जमीन पर बैठ गया और सोचने लगा कि अब मैं क्या करूं। चारों ओर देखा, कहीं कोई मनुष्य ही दिखाई नहीं दिया। यदि कोई पशु ही नजर आ जाता तो उसे धैर्य हो जाता। आधे घंटे तक वह किसी आने जाने वाले की राह देखता रहा, पर देहात का रास्ता रात को नहीं चलता है। उसने सोचा कब तक बैठा रहूंगा। 1 बजे रेल आती है। देर हो जाएगी तो सारा खेल ही बिगड़ जाएगा। अब वह आगे क्या करता है? वह आगे जाता है या वहीं बैठा रहता है? ये कहानी हम सुनेंगे अब अगले भाग में। यहाँ तक मेरी इस कहानी को ध्यान से सुनने के लिए आप सभी का धन्यवाद। नमस्कार।